हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल श्रद्धा आईएएस। दोस्तों, आज हम 69th बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें मतलब हम अपने लिमिटेड नॉलेज के आधार पर क्वेश्चन को है ना मतलब विद इन टाइम फ्रेम में करने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो 5G मोबाइल संचार, एक मिनट। तो इसमें ना दोस्तों 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब होता है, मतलब जो थिंग्स मतलब है वस्तु जो होती है ना, इंटरनेट से आपस में जुड़ी होती है। जैसे आपके फ्रिज हो गया, एसी हो गया, और भी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती है, उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो इसके लिए 5G संचार होना, 5G नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। एज कंप्यूटिंग है, इसके लिए भी मतलब 5G तकनीक होनी चाहिए। और नेटवर्क स्लाइसिंग, एज कंप्यूटिंग मतलब हुआ ना, मतलब कि आपको जो जैसे कोई भी नेटवर्क है तो नेटवर्क के लिए डेटा को ना स्टोर करने के लिए एक सेंटर पर डेटा स्टोर होता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वहाँ डेटा स्टोर होता है। लेकिन एज कंप्यूटिंग में होता है ना दोस्तों, नेटवर्क में जो नेटवर्क है इसी पर लोकल रूप में, स्थानीय रूप में ही डेटा को मतलब इसी के किनारे पर ही डेटा को प्रोसेस भी किया जाता है और उसे स्टोर भी किया जाता है, ताकि इसका मतलब इसका फ़ायदा यही होता है ना कि लेटेंसी रेट घट जाता है। लेटेंसी मतलब अब जल्दी मतलब फास्ट रूप से, मतलब ज़्यादा वो जो क्या बोलते हैं, जैसे इंटरनेट में होता है बफरिंग, ये सब होता है ना, इसको लेट बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। तो लेटेंसी जितना कम होगा ना उतना ही इंटरनेट फास्ट चलेगा, है ना। तो इसीलिए उसी को बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। तो ये 5G, इसलिए वो 5G नेटवर्क से एज कंप्यूटिंग भी काम होता है और नेटवर्क स्लाइसिंग भी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर 3 होगा। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब होता है ना दोस्तों, जैसे कोई एक नेटवर्क है जो आपका रियल नेटवर्क है, ठीक है, इसी को एक ही नेटवर्क को कई वर्चुअल नेटवर्क में बांट दिया जाता है। जैसे समझो कि अगर कोई एक रोड है ना, तो तेज़ी से चलने वाली कार के लिए एक अलग लेन है ना, छोटे व्हीकल के लिए एक अलग रोड है, और मान लेते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए कोई अलग सा मतलब लेन बना दिया जाता है। रोड तो एक बड़ा सा होता है NH वाला, उसी में कई सारे लेन बना दिए जाते हैं। तो उसी को बोलो कि रोड तो एक ही है लेकिन उसको मतलब नेटवर्क एक ही है। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब होता है कि नेटवर्क तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन उसको कई वर्चुअल नेटवर्क्स में बांट दिया जाता है ताकि काम को मतलब फास्ट किया जा सके। मान लेते हैं आपको ड्राइवरलेस कार चलानी है ना, तो या फिर टेली सर्जरी करना है, दूर से आपको मतलब सर्जरी करना होता है। तो अगर वहाँ पर अगर एक ही लेन में सब लोग चलेंगे, मान लेते हैं उसको वर्चुअल स्लाइसिंग नहीं किया जाएगा, नेटवर्क का स्लाइसिंग नहीं किया जाएगा, एक ही रूट पे सब लोग चलेंगे तो ट्रैफिक हाई हो जाएगा ना नेटवर्क का। तो मतलब टेली सर्जरी चल रही है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक अलग सा लेन चाहिए, मतलब नेटवर्क का एक अलग लेन चाहिए। तो अलग लेन रहेगा तो मतलब टेली सर्जरी हो पाएगा। अगर आप मान लेते हैं ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं और तो मतलब उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर अलग लेन चाहिए नेटवर्क का, ताकि आपको बाधा किसी प्रकार का ना हो और कोई खतरा ये सब उत्पन्न ना हो। समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये सारा 1 2 3 तीनों ऑप्शन होगा। अगर आपको पता भी नहीं होता है ना तो ऐसे सवालों में ज़्यादातर ना मतलब तीनों आंसर ही सही माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, अंतरिक्ष मिशन था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत पुराना ही है जूनो मिशन, ये बृहस्पति से रिलेटेड था।
तो अगर इसका देखो तो बी का अगर वन निकालते हैं, अच्छा यहाँ निकल गया, यहाँ दो जगह आ गया दोस्तों। और कैसनी है जो चंद्रमा से है, ठीक है, सॉरी शनि से रिलेटेड है दोस्तों, कैसनी, ठीक है, शनि और उसके बलय से लेकर, तो ए का टू यहाँ पर है, तो आंसर ऑटोमेटिक निकल गया दोस्तों। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो या ना हो, ऐसे तो ये है वेरिटास है वेनस के लिए, वेनस मतलब शुक्र को वीनस बोलते हैं, तो वेरिटास उसके लिए है। और आर्टेमिस हो गया ये मंगल ग्रह, चंद्रमा मंगल ग्रह तक मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आर्टेमिस मिशन था, तो हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे है लीलन। लीलन जानते हैं ये कपड़ा होता है, एक जटा क्वायर, ये दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ना ये जटा या क्वायर के बारे में बताया गया है। ये नारियल का पौधा होता है, तो इसके बारे में तो हम जानते हैं। तो बी का वन कहाँ अच्छा है, यहाँ दो जगह मिल गया दोस्तों, ये सब तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। और एक और यहाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी जो होता है दोस्तों, इसका जो कपड़े होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, मतलब ठंडे में पहना जाता है। इसका मफलर बनता है ना, स्वेटर बनाए जाते हैं अंगोरा बकरी का। मफलर पर आपने देखा होगा अंगोरा लिखा होता है, इसी बकरी का नाम लिखा ही होता है दोस्तों। तो ये क्या लीलन से हो सकता है क्या, तो नहीं, लीलन से नहीं होगा यार। लीलन हम लोग कहाँ पर पहनते हैं, गर्मी में पहनते हैं, वो महीन सा कपड़ा होता है ना। तो ए का 4 तो होगा नहीं दोस्तों। तो क्या लीलन क्या बत्तख से होगा, ए का 4 नहीं होगा तो बत्तख से होगा क्या, तो बत्तख से भी नहीं होगा। लीलन का कपड़ा जो पहनते हैं आपके पिताजी या कोई भी पहनते होंगे घर में, तो क्या वो बत्तख और गीज के पंख से बना होता है, नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर बी हो सकता है। तो ए का 2 लगा दो तो यार, ए का 2 देखो, है ना, देखो आंसर सीधे मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ए का 4 तो नहीं होगा ना, मान लेते हैं आपको ये पता नहीं है कि ए का अंगोरा बकरी तो नहीं होगा ना, ए का 4 तो नहीं होगा, तो ये भी तो ख़त्म हो गया। तो ऑटोमेटिक ए का 2 हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए का 3 तो मार सकते थे, तो भाई जब ए का 4 नहीं होगा, है ना, यही दो ऑप्शन में तो चुनना था। तो अगर ए का लीलन अंगोरा बकरी नहीं हो सकता, अंगोरा बकरी गर्म कपड़ा बनाती है, लीलन एक होता है कि हम लोग गर्मी में पहनते हैं। तो जब ये ऑप्शन ऐसे ही कटता है तो आंसर सी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, है ना। ऑप्शन छाट दिए हम लोग। फिर देखो यहाँ पर यार टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। हाँ तो चलो सही मान लेते हैं ऐसे सवाल को ना, जो ज़्यादा थोड़ा मोटा रहता है ना वो सही ही होता है। और जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को हाँ देखो सिस्ट हो गया, मस्तिष्क में आपको सिस्ट हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टोकोर्सिस। तो ये भी सही है दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अंग्रेजी में भी देख सकते थे दोस्त, लेकिन हिंदी में ही देख लेते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी में ही होते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, तो ये तो आपने पढ़ा है ना, पाइथन तो जावा तो है ना दोस्त, हाँ तो 2 और 4, अच्छा 1 मिनट, हाँ तो मतलब 2 होगा 4 होगा, तो 2 है और 4 भी है, तो इसका मतलब भाई 2 है 4 है, मतलब 2 के साथ 1 है तो 1 भी होगा, मतलब ये इसका आंसर भी होगा उपयुक्त में से 1 से सभी हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना। अब लॉजिकल लगा लो कि अगर 2 सही है तो 2 सही है तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये 4 ये भी सही हो गया, तो मतलब 2 4 तो सही हो गया। तो मतलब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हो गया यार, अगर 2 और 4 सही हो गया ना तो सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है, तो अगर
कंप्यूटर की भाषा 2 पाइथन सही है। कूट ही तो पता करना है, इन कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो 2 तो होगा, 4 भी होगा, तो दोनों एक साथ आना चाहिए ना। 2 4 2 4 कहाँ, इसी में साथ आएगा ना। तो मतलब समझो कि 1 भी होगा सही भी होगा, 1 भी सही होगा और 3 भी, माने ये भी कंप्यूटर भाषा, ये भी कंप्यूटर, सारा कंप्यूटर का भाषा है। ठीक है, लॉजिक से सही होगा। ठीक, चलो 5वां हो गया छठ। ये क्या है, चैट जीपीटी। भाई उस समय ये क्वेश्चन था, मतलब एक हार्ड ही सवाल था, ठीक है ना। चैट जीपीटी उस समय आया ही था। तो जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैंने यही मारा था दोस्तों। फिर देखो यार, निम्न कौन सा जीव के स्वाद नहीं है। ठीक है, देखो यार, है उमामी, जानते हो, एक टेस्ट है। ये किसी को, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ठीक है, जो हम लोग चाउमीन उमीन में खाते हैं ना, मैगी में, वो चाउमीन में खास करके वो उमामी टेस्ट होता है। ठीक है, तो 5वां तो मतलब पूछा है नहीं है, 5वां तो टेस्ट है ना जी, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर मीठा एक टेस्ट है ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अब देखो कड़वा, और कौन कौन होगा, ये दोनों तो नहीं हुआ। 3 और 6 में देखो तो 4 में क्या मसालेदार, 7वां क्या है, तीखा, तीखा टेस्ट। अरे यार कौन नहीं है पूछा यार, कड़वा भी टेस्ट है। तीसरा क्या, नमकीन, हाँ तो नमकीन टेस्ट है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये होगा दोस्त, ठीक है आंसर। नमकीन भी तो नमक खाते हैं मुंह में, तो नमक का टेस्ट है ना, जीभ में एक होता है, आगे मीठा, पीछे कड़वा, और इधर इधर खट्टा खट्टा होता है ना। इधर मीठा था, इधर कड़वा था, इस ढंग से होता है, टेस्ट बड होता है, ये मुख्य टेस्ट बड है, जीभ का बताया था। फिर देखो यार, इसमें है क्या है सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब नींद संबंधी। इंसोम्निया, देखो यार, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद संबंधी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया होता हुआ खाने का विकार में भी। हाँ, डिस्पिनिया ये है सांस की, और एनोज्मिया ये है गंध की। तो 3 4 सही है, ये होगा सही दोस्त। ठीक है, इंसोम्निया तो सबको पता है, ठीक ना। इंसोम्निया नींद का होता है, तो मतलब दूसरा तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया ना, ऑप्शन से ही यार, खुद ब खुद। अगर आपको इंसोम्निया ही पता है कि इंसोम्निया मतलब होता है नींद का विकार, यही सिर्फ पता है, यही सिर्फ पता है, तो क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, तो इंसोम्निया मतलब होता है नींद संबंधी विकार। तो कह रहा कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर नींद संबंधी विकार यहाँ लिखा होना चाहिए था ना, ठीक है ना। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया ना, तो ये दूसरा गलत, ये दूसरा गलत, तो ऑब्वियसली ये आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो होगा ही नहीं ना। तो ब्रह्मांड पल्सर होता है ना, तीव्र गति से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा होता है, बहुत सारा बुक में लूसेंट तक में मिल जाता है ये वाला। ठीक है, अब ये क्या है, देखो, लैब ग्रोन डायमंड, जो प्रयोगशाला में जो हीरा बनाया जाता है ना भाई, हीरा ग्रेफाइट से बनेगा। ठीक है, ये मत मार देना, इसे देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, कई लोग इसको ही मारे हैं, लेकिन नहीं, ग्रेफाइट से ही बनता है।
बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है यार केवलर, केवलर से बनता है। ये भी एकदम रसायन मतलब केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लूसेंट वूसेंट में मिल जाता है। अब देखो HMX, ये है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, HMX हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। एक्स का मतलब यही होता है, एक्सप्लोसिव ही होता है, ठीक है, यही आंसर है। यहाँ इसमें भी थोड़ा सा मतलब हुआ था लोगों में कन्फ्यूजन, हर मैजेस्टिक एक्सप्लोसिव करके, लेकिन देखो जहाँ जहाँ तुम देखोगे ना आंसर में कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा केवल वन, तो सच में आंसर वही निकल के आता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बता। अक्टूबर 2022 में टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमिस्ट था, ठीक है, ये तो मतलब करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यार मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ना यार, ये परमाणु जो पहला परमाणु हथियार का उत्पादन हुआ था ना, इसी प्रोजेक्ट के तहत हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, समझ गया ना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसी को बोलते हैं पहला जो परमाणु हथियार उत्पादन किया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। ये क्या है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर चाहिए। वस्तु का आकार का बराबर कैसे होता है, मतलब ये है क्या, अवतल दर्पण है। वस्तु का आकार तभी होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं, और एक होता फोकस होता है, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी ना, तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहीं पर जाके बनती है, ठीक है, वस्तु यहीं पर बनता है। और ये ना जितना बड़ा ये वस्तु होगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनता है, तो वक्रता केंद्र पर होगा तभी हो पाएगा, ठीक है, बराबर वस्तु। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, देखो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में थोड़ी ना ये बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलता है, बल्ब बदलेगा ना यार, बल्ब लगाओगे वो बदलेगा ना, तो ये थोड़ा प्रकाश ऊर्जा को फोटो को चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक मतलब प्रकाश को चेंज करेगा, फोटो मतलब होता है प्रकाश। तो हम पहला आगे बोल रहे हैं, ये बात तो यही है, यही समझा देता है। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा को चेंज करेगा इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, ठीक है दोस्त। बस एक्स्ट्रा भी नहीं बता रहे, एक्स्ट्रा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, कि मतलब जो ज़्यादा वही जो बता दिए थे वो यही था, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में कौन बदलेगा, कोई बल्ब बदल सकता है ना, LED बदल सकता है, कुछ ये सब चीज़ बदल सकता है ना। ये फोटो इलेक्ट्रिक है, तो प्रकाश ऊर्जा को, फोटो मतलब प्रकाश होता है, ये तो समझ जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये है भाई विलियन, कोई विलियन है मतलब, या विलायक मतलब होता है सॉल्वेंट जिसमें घुलता है कोई चीज़, जैसे पानी। विलियन भी वही है जैसे पानी, विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। उसके प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय मतलब होता है जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है। अगर ये पानी है, इस पानी में अगर नमक या फिर चीनी कुछ भी मिलाएंगे तो उस मात्रा को रसायन में मैंने केमिस्ट्री की भाषा में उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विलियन की सांद्रता, ठीक है। विलियन मतलब हुआ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बहुत दिमाग लगाना पड़ गया था दोस्तों लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ना विलियन और विलायक को सेम ही मान लिया है, जो कि सेम होता ही है, लेकिन जब केमिस्ट्री की भाषा होती है ना, वहाँ पर उसको विलायक की सांद्रता नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे विलियन की सांद्रता, क्योंकि ना जब बन अकेले तो क्या है, अकेले पानी है जो विलियन है ना, पानी अकेले क्या है, विलियन है, या फिर एक विलायक है, सॉल्वेंट है, वो भी वाटर है, जो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और उसमें जब नमक मिल गया तो अब हो गया ये मिश्रण, तो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है वो अब सॉल्वेंट नहीं रहा, अब उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, मतलब वो विलियन ही होगा।
तो बिलियन की सांद्रता होता है। बहुत ज़्यादा बोल रहा है। 1 मिनट पानी पी लेते हैं दोस्त। देखो यहाँ पर है कोविड टीका। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो यहाँ पर है ना, जैसे कोविड वायरस होगा, ये कोविड है, ठीक है, ये कोविड वायरस हो गया, समझा देते हैं थोड़ा सा। ये इसका स्पाइक होता है दोस्त, स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही था कोरोना वायरस, ये सब ऐसा मिलकर कोरोना बन जाता है। कोरोना होता है क्या, जैसे सूर्य है ना, सूर्य, उसके भी चारों ओर जो ऐसा हेलो होता है, ये कोरोना होता है, ठीक है। बाहरी परत को कोरोना मंडल बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं, तो उसी से मिलता जुलता था, तो इसीलिए इसको भी कोरोना वायरस कहा गया था, ठीक है। तो इसमें होता है ना, ये क्या है, लाइव जीवित छीन, अंग्रेजी में देखोगे तो वहाँ लिखा रहेगा लाइव एट्यूनेटेड। लाइव एटेन्यूटेड मतलब हुआ ना, मतलब क्या होता है ना, अगर हमको अपना शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब इसके प्रति एक मतलब डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना होगा, तो क्या होता है ना कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक जीवित मतलब इसी का कोरोना वायरस का ही, ये SARS-CoV-2 क्या है, SARS-CoV-2 उसी को बोलते हैं कोरोना कोरोना वैक्सीन 2 है, ठीक है। कोरोना वायरस 2, उसका 2 मतलब हुआ दूसरा वेरिएंट वाला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला, ठीक है। सार्स उसी को बोलते हैं, कोविड-19 को ही इसी को सार्स बोलते हैं, नाम उसका सार्स ही है। तो उसी का एक जीवित ले लेते हैं, मतलब जीवित वायरस को लिया जाता है, उसको छीन कर दिया जाता है। छीन मतलब उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, इतना मतलब कि वो अब शरीर में डाला जाएगा तो उसका वो अपने आप को गुना 2 गुना 4 गुना इससे जो बढ़ता है ना, वो अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा, गुना नहीं कर पाएगा, और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब शरीर में चला जाएगा तो क्या करेगा, हमारा जो शरीर है उसके प्रति क्या कर लेगा, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन शरीर में आएगा तो शरीर हमारा पहचान लेगा कि अरे ये कोई बाहरी कोई वायरस है, लेकिन ये क्या है, जिंदा तो है लेकिन बहुत कमज़ोर, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये क्या करता है, अपना वो डिफेंस मैकेनिज्म जिसको वो तैयार कर लेता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, अपना एंटीबॉडी बना लेगा। और जब रियल वायरस जब कभी अटैक करेगा, तो रियल जो ये अटैक करेगा, तो ये जो एंटीबॉडी बना कर रखा है वो इसको लड़के इसको बाहर मार देगा, तो हम लोग मतलब उससे प्रतिरक्षी हो जाते हैं, है ना। जैसे कोवैक्सीन इस बार दिया गया लोगों को, जब कोवैक्सीन लगाया गया था उसमें यही किया गया था, लाइव एट्यूनेटेड वायरस का उपयोग किया गया था। हालांकि ये देखो यार, ऐसा आयोग ने आंसर यही माना था, ठीक है। हालांकि मतलब ये होता यही है कि अगर आप ना, मतलब आयोग ने माना कि भाई जीवित है और छीन है, मतलब कमज़ोर है, लेकिन वही होना चाहिए, अगर कमज़ोर रहेगा ना तो जैसे मतलब कोरोना वायरस पर ऐसा प्रयोग जनरली होता नहीं है, क्योंकि ना ये अपना वेरिएंट को तुरंत चेंज करेगा। अगर बूढ़ा को, बच्चा को इस को दे दिया जाएगा ना, या फिर ऐसा व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर है, जैसे मान लेते हो एड्स का पीड़ित है, बहुत कमज़ोर है ना, तो उसको अगर ये ऐसा वायरस दे दिया गया जीवित और छीन वाला, तो वो मर भी सकता है। लेकिन चलो, आयोग ने बोला है कि यही आंसर होगा, तो इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। मोटा मोटी समझा दी दोस्त, ठीक है। देखो 19 नंबर, कौन सा तरल बिजली का कुचालक चाह रहा है, कुचालक। तो देखो नमकीन देखो पानी में नमक मिला रहेगा ना यार, तो आयन बनेगा NaCl, ये नमक है, Na+Cl-, तो ये नमक बनेगा, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, समझ गया ना। तो कुचालक नहीं रहेगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। कुचालक मतलब तो होता है बैड कंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा गुड कंडक्टर। तो जब गुड कंडक्टर हुआ तो क्या रहा, तो ये कैसे होगा, ये भी तो ये गलत हो जाएगा ना। अब ये बताओ, यहाँ क्या है, संतरे का रस और नींबू का रस, तो भाई रस है संतरे का, तो क्या, अब संतरे का रस है तो क्या इसमें
तो ये तो कंडक्टर होगा ना यार। अब संतरे का रस और नींबू के रस में क्या अंतर है? दोनों तो मतलब लमसम सेम ही है, एक ही कुल का भी माना जाता है संतरा नींबू। तो मतलब कोई भी कुछ अलग नहीं है, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, मतलब ये आंसर होगा, है ना। बैड कंडक्टर कौन है? ये सब गुड कंडक्टर हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो डबल हेलिक्स संरचना कौन किया? तो वाटसन एंड क्रिक किया था, ठीक है। ये इसमें भी लिखा हुआ है, किस में? लूसेंट में ही पढ़ लो यार, ज़्यादा कहाँ इधर उधर जाओगे। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? हाँ देखो यार, ये अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तु है। देखो एक भारी वस्तु है, मान लेते हैं हथौड़ा, एक दूसरा वस्तु है पंख, है ना, बहुत हल्का होता है। तो चंद्रमा की सतह पे, है ना, चंद्रमा की सतह पर जो देखो वहाँ वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब वहाँ हवा नहीं है दोस्त, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे। तो अगर उसको अगर स्वतंत्र रूप से फ्री फॉल अगर गिराएंगे ना, फ्री फॉल मतलब स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, पर उठाए छोड़ देंगे आराम से, तो तो ये जो थ्योरी ना, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। ये थ्योरी दिया था गैलीलियो ने, ठीक। हाँ गैलीलियो ने ही दिया था। इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम शायद, हाँ हाँ जड़त्व का ही नियम, जड़त्व का नियम नहीं है, लेकिन इसने ये गैलीलियो ने ये नियम दिया था, ठीक है। कि अगर चंद्रमा पर से अगर दोनों वस्तु, एक भारी वस्तु रहेगा एक हल्का वस्तु रहेगा, अगर इन्वायरमेंट मतलब अगर वायुमंडल नहीं है, मतलब वहाँ हवा नहीं है, कोई उसको घर्षण या मतलब अवरोध नहीं मिलेगा, तो दोनों वस्तु जब गिरेगी ना तो एक ही टाइम पर पहुँचेगी धरती पे। धरती पर मतलब चंद्रमा है तो चंद्रमा की धरती पर अपना धरती पर तो वायुमंडल है, इसलिए तो सवाल में है कि बिना, जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पर जब छोड़ा जाएगा ना ये, तो मतलब एक साथ ही धरती पर पहुँचेगा, ठीक है। हाँ तो ये क्या रहा है, तो इसमें क्या उसका क्या है, तो अलग अलग त्वरण होगा। नहीं दोस्तों, दोनों में त्वरण सेम ही होगा, ठीक है। थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस है, मैं इसको अलग से बता सकता हूँ, पर यहाँ पे हो तो यहीं बता देता हूँ, ठीक है। त्वरण दोनों में सेम ही त्वरण होगा, समान त्वरण बनेगा दोनों में, ठीक है। और उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। अब फ्री फॉल गिर रहा है अपने से, तो जड़त्व में क्या परिवर्तन होगा? ऑलरेडी परिवर्तन, जब जड़त्व में परिवर्तन उसको बोलते हैं कि अगर मतलब कोई वस्तु अस्थिर है वो मूव करने लगे, या फिर कोई मूव कर रहा है और वो रुक जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं जड़त्व में परिवर्तन। ये तभी होता है जब उस पर बाह्य बल लगता है, ठीक है। तो वो जड़त्व का नियम है, लेकिन इसने ये गैलीलियो ने दिया था, ये नियम दिया था, थ्योरी वो गैलीलियो ने ही दिया था। देखो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, हाँ तो ये एकदम सही आंसर है कि जब फ्री फॉल होगा ना, तो जिस भी क्षण पता करोगे वेग दोनों का सेम ही वेग होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, नहीं, देखो क्या है, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। देखो बल मतलब होता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्त। मास मतलब यही हुआ कि अगर मास बढ़ेगा, मास को बढ़ाओगे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, समझ गया ना। तो जिस वस्तु का अगर मान लेते हैं अगर कोई भारी ट्रक है, तो ट्रक को खींचने में ज़्यादा फोर्स लगेगा और एक साइकिल को खींचने में कम फोर्स लगता है, समझ रहे हो ना। दोनों तो अलग अलग वस्तु है, तो दोनों पर फोर्स, हाँ क्या लिखा है, समान फोर्स, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। जड़त्व परिवर्तन होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर देखो अलग अलग त्वरण होगा, गलत है, सेम ही त्वरण होता है, ठीक है। इसका तो एक सेम त्वरण ऐसे होगा कि फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दो ना, तो क्या होगा, मास ऑफ मून। एक वस्तु रख लो, मान लेते हैं F1, मास ऑफ F1 गुना मास ऑफ मून M1 M। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला है, वही है ना, M1 इंटू M2 बटा R² या D², जो भी हो डिस्टेंस दोनों का। तो यहाँ पर R² या D² कुछ भी रखो। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है F बटा M। अरे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना। तो वो थोड़ा सा डीप चल जाता है इसमें, इसलिए टाइम जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक पहला वस्तु का अगर फर्स्ट वस्तु जो भारी वस्तु है उसको जो F1 बोले हैं, भारी वस्तु को F1 बोलेंगे, तो क्या होगा, F1 बटा M1, ठीक है। यही होता है। तो यहाँ पर जब इस फार्मूला में रखोगे ना, तो वही है, आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू MF1 गुना M1 यदि मास ऑफ मून बटा F1 बटा M1 बटा D²। तो ये F1 कट जाता है, मतलब ना दोस्त, ये जो फोर्स है ये फोर्स कट जाएगा, समझ गया ना। तो मतलब यही है कि एक्सेलरेशन सब पर सेम ही आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताने में सुविधा महसूस नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये इक्वेशन है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये दो समान समझने की भाषा में यही है कि समान त्वरण लगेगा भाई। यहाँ पर बल क्या होगा, अलग अलग बल लगेगा। ये तो समझा ही दिया इक्वेशन से। जड़त्व परिवर्तन नहीं, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, दोनों वस्तु का वेग समान ही होगा और दोनों पर समान ही त्वरण और वेग मोटा मोटी लमसम एक ही होता है, एक परिवर्तन की दर है और कुछ नहीं। वेक्टर टी का प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। देखो यार, वेक्टर टी का बोलते हैं तो वेक्टर जान तो क्या है। वेक्टर होता है जैसे तुमने पढ़ा होगा मलेरिया कैसे फैलता है, वो भी वेक्टर वॉर्म डिजीज है। वेक्टर मतलब ये वो वाहक रहता है, वाहक। तो वाहक का काम कौन करता है, मतलब मलेरिया ऐसे नहीं हो सकता है कि अपने आप आया, जैसे सर्दी जुकाम अपने आप खुद से हो जाता है। मलेरिया को होता है ना, उसको एक वाहक चाहिए होता है। तो एक मादा एनाफ्लीज मच्छर है, वो इसके वाहक का काम करती है, मैंने कैरियर का, मतलब तुम बोल सकते हो डिलीवरी बॉय का, समझने के तौर पे, समझ रहे हो ना। मतलब तो इसमें वही है। तो वेक्टर टीका मतलब वही काम करता है। वायरस को, ये क्या है यहाँ पे, किसी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, नहीं तो ऐसे वेक्टर वाला काम नहीं करता, ठीक है। कमज़ोर और निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करवाने के लिए वो था, लैब एटूनेटेड वाला था। शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर दोगे वेक्टर टीका लगा के, नहीं, ये सभी प्रोसेस साइंटिफिकली सही नहीं है। वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख के, हाँ यही सही है। जैसे तुम्हारा वेक्टर टीका मतलब वही होता है कि मान लेते हैं जैसे तुमको ना कोविड का टीका बनाना है ना, कोविड का ही समझा देते हैं, बढ़िया रहेगा। कोविड का तुमको टीका बनाना है, तो क्या करोगे, जो कोविड वायरस, किसी मान ली कोई व्यक्ति को कोविड वायरस धर लिया है, तो वैज्ञानिक क्या करेगा, उसके अंदर से कोविड वायरस निकाल लिया, और उसको क्या करेगा ना, उस वायरस को मार देगा, पूरा ख़त्म कर देगा। और उसके कोड मरे हुए वायरस को या फिर कोड को, जेनेटिक कोड बोल सकते हो तुम उसको, उसी वायरस का, उसको क्या करेगा ना, एक दूसरे मतलब कैरियर में, मतलब वही वेक्टर में, वेक्टर मतलब एक और दूसरा
एक ऐसा वायरस खोजेगा जो शरीर को नुकसान कम देता है। समझ, मतलब शरीर को नुकसानदायक देता ही नहीं है। तो एज फॉर एग्जांपल में, इसके एग्जांपल में एक वायरस होता है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस ये चिंपैंजी में पाया जाता है। तो ये चिंपैंजी में पाया जाता है, लेकिन ये मानव में जब इसको डाला जाता है ना, भारतीय मतलब मनुष्य में, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये प्रूवन है मतलब। तो इसी एडिनो वायरस को वेक्टर के रूप में, मतलब डिलीवरी बॉय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कैरियर के रूप में, मतलब एक गाड़ी के रूप में, ठीक है, वाहक के रूप में। तो ये जो वायरस, जैसे कोविड वायरस जो निकाला गया था उस बॉडी से, मृत बॉडी से, अब फिर मृत बॉडी मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन था उससे निकाला गया था ये जो कोविड वायरस, फिर इसको क्या करता है, इस वायरस को मार दिया जाता है, एकदम ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर इसका कोई कोड बना लिया जाता है और इसी में एडिनो वायरस में उसको डाल दिया जाता है, और इसी एडिनो वायरस को वाहक के तौर पर, मतलब ये वेक्टर के तौर पे अपने शरीर में डाल दिया गया। जैसे ही अपने शरीर में जाएगा वो क्या करेगा, शरीर में जाएगा, अब यहाँ अपना शरीर उसको पहचान लेगा कि ये विदेशी बॉडी है, फिर उसके बारे में ये अपना एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो वैसे काम करता है, इसी को बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब है कि एक वाहक चाहिए। तो क्या कर रहा है, किसी भिन्न वायरस, मैंने एक उसको बॉडी चाहिए, बॉडी, तो भिन्न वायरस ले लिया अलग सा, दूसरा कोई वायरस ले लिया जो कम नुकसानदायक होता है, उसी को संशोधित करके उसी में रख के आपके शरीर में डाल दिया जाता है। तो यही तरीका है। बहुत टाइम लेके समझाएं दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है। देखो, नया परत जोड़ना है ना भाई, तो देखो भूकंप आने पर ना दरार बन जाता है, एक भूमि इधर भूमि, यह देखो यहाँ दरार आ गया, तो ये नया परत थोड़ी ना जुड़ेगा इसमें तो टूटता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, सबडक्शन होता है। जैसे मान ली एक प्लेट है, धरती में 2 प्लेट होता है, महाद्वीपीय प्लेट होता है, महासागरीय प्लेट होता है। ये प्लेट आपस में ना जब टकराते हैं तो महासागरीय प्लेट थोड़ा भारी होता है, तो ये ना जब टकराने के पश्चात क्या होता है, ये नीचे झुक जाएगा, अंदर घुस जाएगा, इसमें सबडक्ट हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा, और फिर ये गलने लगता है। ये जब गलता है लावा भर के बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पहाड़ का निर्माण होता है। ठीक है, टकराने पर तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नई परत जुड़ने वाली प्रक्रिया नहीं, ये सब गलता है, तो ये प्लेट का परत और गलता ही है, तो ये भी नहीं होगा। समुद्र तल का फैलाव, यही आंसर है दोस्त, समुद्र तल का फैलाव ही होना, उसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में नए परत बनते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, दो प्लेट होती है ना, वो जब एक दूसरे से दूर भागती, इधर जाती हैं, एक दूसरे से जब दूर जाएगी ना, तो यहाँ जो नीचे जो मैग्मा जो जलती हो रहा है, वही यहाँ पर निकल के और इसमें जुड़ता है। ये जुड़ेगा और फिर एक दूसरे इधर उधर को दोनों तरफ ढकेलता है, एक दूसरे के विरुद्ध इधर ढकेलेगा, यहाँ के जुड़ते जाएगा, तो उसी को समुद्र तल का फैलाव होते जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। अभी ये जो बताए ना, वही तो हो रहा था, भूपटल के टुकड़े मेंटल में, ये सब काम मेंटल में हो रहा था, मेंटल में। तो उसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं, इस सिद्धांत को बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक। समझ रहे हो ना, ये सब प्लेट हैं, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट हो गया। महाद्वीपीय प्लेट हल्का होता है, ये भी सब याद रख लेना, कभी आंसर छांटने में काम आएगा। और महासागरीय प्लेट भारी होता है, ठीक ना, तो इसलिए अंदर घुस जाता है, जब भी दोनों टकराएगा ये नीचे घुस जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक समझने के लिए एक और समझा देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में दूध है गर्म करोगे, जब उसको ठंडा होने पर ना ऊपर छाली पड़ जाता है, तो जो दूध में जो छाली पड़ता है वही है। मान लेते जब छाली तुम कभी निकाल के खाओगे ना, तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो समझो उसको प्लेट मानो, और ये नीचे वाला जो उसको जो दूध रहता है उसी पर तैरते रहता है, तो नीचे दूध को मानो मेंटल, तो है ना। ये तुम धरती का 3 भाग पढ़े हो ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। अंदरूनी भाग को कोर बोलते हैं,
और बीच वाले भाग को मेंटल बोलते हैं। तो यही मेंटल है। अब मेंटल पर ही, जिस मेंटल का ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं स्टेनोस्फेयर, और उसी पर ये तैरता है प्लेट। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था, हैरी हेस। ठीक है, और ये महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, यही महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का ही मॉडर्न थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक। ये वाला तो थोड़ा सा मतलब बाद में मतलब अपने आप को ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये मतलब गलत साबित हो गया। ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि जो पूछ रहा है टुकड़ा मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक ही ज़्यादा बता दिए क्या भाई, बोर मत हो जाना। mRNA, देखो mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है? ये तो सब जानता है ना। mRNA मतलब होता है मैसेंजर RNA, मैसेंजर हो गया, और RNA का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यही हो गया आंसर। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट होता है बाय डायनमो से। डायनमो कैसे काम करेगा? जैसे चुंबक होता है ना, ये इसमें होता है, इसी में आर्मेचर होता है, मतलब कुंडली होता है ये सेलेनॉइड का। सेलेनॉइड जानते हो? सेलेनॉइड किसको बोलते हैं? जैसे कोई एक लोहा है, लोहा का रड है, इस पर जो कॉपर का वायर जब फैलाते हैं तो इसको बोलते हैं मतलब सेलेनॉइड बोलते हैं। और इसको चुंबक के अंदर रखा जाता है ना, और फिर इसको जब घुमाया जाता है तो है ना, अल्टरनेट करंट पैदा होता है। अरे यार, कुत्ता भौंक रहा है, सॉरी गाइस। धारा घनत्व, देखो यार, धारा क्या है? धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। लेकिन धारा जो घनत्व होता है ना, ये सदिश राशि है भाई, इससे ज़्यादा बता नहीं सकते। इसको मोटा मोटे आदमी रट ही लेता है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी होता है ना? उसको मान लेते हैं दवा को आप मतलब उसको आप वर्गीकरण करोगे ना, कि एक ढंग का दवा एक साथ रखना है, दूसरे दवा अलग साथ रखेगा, तो ये उसके आणविक लक्ष्य के है ना, एटॉमिक टारगेट के आधार पर कुछ, क्या इसका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर टारगेट के आधार पर, आणविक लक्ष्य के आधार पर ये होता है। उसको बदल दें थोड़ा सा, ये हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि ना मतलब इसको दिमाग से करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि औषधीय प्रभाव भी सबका अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री है, तो भाई वहाँ पर एक अलग तरीका ही है ना, अलग से सजाने वजाने का। तो ये ठीक है दोस्त, याद रख लेना, यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? देखो यार, प्रतिक्रिया, तो कैटालिस्ट जो होता है ना, कैटालिस्ट का काम है, कैटालिस्ट का काम होता है ना कि आप जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको ना उसको तीव्र कर देना, या फिर उसको मतलब धीमा कर देना, दो काम होता है। कैटलिस्ट का वही काम ही होता है। उत्प्रेरक उसको बोलते हैं कि वो आपको प्रतिक्रिया को चाहे तो तेज करेगा या फिर धीमा करेगा। तो यहाँ कह रहा उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला, तो प्रतिक्रिया को भाई धीमा करना तो वर्धक से थोड़ी ना होगा, ये भी गलती हो गया। ये समांग उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक मतलब होमोजीनस, ये भी मतलब नहीं, विषाम्य कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, कम करने का मतलब चाहिए इनहिबिटर चाहिए, इसको जैसे वर्धक बोलते हैं, उसको होता है इनहिबिटर माने कम करने वाला। ठीक है, कैटलिस्ट, तो इसमें वो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कैटालिटिक प्रमोटर है तो वहाँ पर रहेगा कैटालिटिक इनहिबिटर। ठीक है, मतलब कम करने वाला वो नाम रहेगा, तभी होगा। यहाँ देखो ये क्या है यार, आगत और निर्गत तंत्रिकाएँ मिलती है। देखो न्यूरॉन्स होता है ना शरीर में, तो वो कहाँ मिलता है? यहीं मिलता है यार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहीं पर आने वाला जाने वाला। तो ये बढ़िया से प्रोसेस कर पाता है कि सूचना को बढ़िया से प्रोसेस कर पाएगा। ठीक
ठीक है। तो तंत्रिका यहीं मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आगे बढ़ा दो बॉस। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, सॉरी ये भी मतलब उस समय का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बन नहीं पाया लोगों से। देखो शिप ब्रेक, देखो जहाज़ तोड़ने का ना, जहाज़ तोड़ने का एक मतलब वहाँ अलंग, गुजरात में अलंग नामक जगह है ना, वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ा जाता है। मतलब वो तोड़ने का जो इंडस्ट्री है, तो मतलब बहुत दूर दूर हर देशों से मतलब वहाँ पर जहाज़ को लाया जाता है। मतलब जो जहाज़ ख़राब हो चुके हैं, अब उसका कोई तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स निकालना होता है, तो वहाँ उसको निकाल, मतलब कबाड़ हो चुके हैं, उसको वहाँ पर तोड़ा जाता है। तो ये अलंग नामक जगह पे, तो सोचे थे शायद वही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अब ना होता कि इसको टूरिज़्म के तौर पे इसको विकसित किया गया है। उसको मैंने तोड़ दिया जाता है, कुछ कुछ ढांचा बचा रहता है, तो लोग उसमें जाते हैं, बैठते हैं, उसको होटल उसको बना दिया जाता है ना, जहाज़ को। अब वहाँ पर लोग बैठ के खाना वाना ये सब खाते हैं, तो मतलब एक टूरिज़्म के तौर पर विकसित हुआ है। तो बता रहा है सूची रीफ, एमी सॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। यह स्थान कहाँ है? अभी करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी यार अगर पता होता है जिसको ना कि सूची रीफ कहाँ है और ये एमी सॉल कहाँ है, ग्रांडे द्वीप कहाँ है, तो इसका आंसर गोवा होता है। मैंने उस समय मेरे को लगा कि अंग्रेजी में जब पढ़ा था ना, तो उस समय अंग्रेजी में इसका जो शब्द प्रयोग हुआ था ना यार, मेरे यहाँ पे सोलाज लिखा हुआ था। तो यार 16 पम्बाडम 16 ये सब जो वन होते हैं उसमें मतलब फॉरेस्ट होता है 16, तो ये तमिलनाडु में पाए जाते थे, ये मेरे को पता था। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ना तमिलनाडु को गेस मारा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर बार गेस मारो तो सही होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, राइट आंसर गोवा है। सबका गलती हुआ है, ये सब सवाल सबको गलती होता है, किसी का सही हो गया अंदाज़ा तो अलग बात है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, भाई सबको पता था, अधिकतर लोगों को पता होता है। अगर उस समय G20 हुआ था ना, उसी समय G20 हुआ था, तो उसमें क्या होता है ना, G20 जो सदस्य मतलब जो देश हैं उसमें वो वैश्विक GDP में ना 85% का योगदान देते हैं, ये सही है। और 2/3 लगभग जनसंख्या का, विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वैश्विक व्यापार का 50% नहीं करते हैं, ठीक है ना, कम करते हैं, शायद 43% या फिर और भी कम करते हैं। तो ये दोनों तो फिक्स था, मतलब G20 जब मतलब उसके बारे में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही ये दोनों उसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा जाता है। तो 1-3 तो सही है दोस्त, ठीक है। तो ये आंसर है। रूस के वैगनर, ये जो ना रूस के वैगनर भाड़े के जो सैनिक समूह का मुखिया कौन था? इसका जो मुखिया था, ये करंट अफेयर का सवाल है, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसका ये था प्रिगोजिन था। मैंने दोस्त यही मारा था, और ना बाद में आयोग ने इस सवाल को ही बदल दिया था। कहा था कि अब जिसमें जब क्वेश्चन बना था उस समय जिंदा था, जब ये मरा और जब या फिर जिंदा होगा या फिर जो भी हो, उसमें तो बनाया गया था कौन है, ऑप्शन दिया गया प्रिगोजिन। बाद में वो जब आंसर जब आया था तो लोगों ने चैलेंज किया कि अब वो नहीं है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो मेरा तो नंबर गया, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत आसान है दोस्त, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है ना, इसके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, उस साल ही। तो वो 70 वर्षों तक शासन किया था, 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। यही आंसर है दोस्त, 96 वर्ष तक रही, 70 वर्ष शासन किया मैडम ने। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो, डिफेंस मतलब ना वह रक्षा के लिए प्रदर्शनी लगता है। तो इसका जो थीम था ना, विषय, वो ये था गौरव का मार्ग। थोड़ा सा ना ये सब देखना, कुछ कुछ कभी कभी ना BPSC का ना जो ऑप्शन जो थोड़ा अजीब होता है, हट के होता है ना, वही होगा उसका आंसर। लेकिन देखो ये थोड़ा सा लिखा है तुमको भटकाने के लिए, एकदम डैश और वो
बुंदा उंदा लगा दिया है ताकि ना तुम्हारा ध्यान इस पर जाए कि ओ भारत डॉट डॉट। लेकिन नहीं दोस्त, कभी कभी जो छोटा होता है और अलग ढंग का दिखता है वही आंसर होता है, तो कभी भटकाने के लिए भी होता है। खैर ये तो करंट का सवाल है, ये तो बनने से रहेगा। अब तो कोई ये सब ठंडी युद्ध महोत्सव है ना, म्यांमार का है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। वाइट हाउस है ना, वाइट हाउस में क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। तो दूसरा तो सही है ना यार, तो दूसरा सही है। ये होगा नहीं तो ये होगा, ताकि इसमें दूसरा नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें तो भी दूसरा नहीं है तो ये भी नहीं होगा, है ना। कुछ ज़्यादा गलती नहीं बोलती हैं। फिर देखो 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इसको भी बढ़िया से बता रहा है, इसको भी तुम सही स्टेटमेंट मानेंगे। और ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है भाई, वाइट हाउस अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ये तो 100% ही सही है। ठीक है, तो अगर आप 2 जानते थे ये होगा, और अगर ये जानते थे अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा एक ही ऑप्शन में था दोस्त। ठीक है, वो आंसर ये होता। हम भी यही मारे थे भाई। नेट मीटरिंग भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। नेट मीटरिंग होता है ना, ये एक बिलिंग तंत्र होता है। जैसे मान लेते हैं आप अपने घर पे सौर प्लेट लगाते हैं ना, तो आप अपने भवन के लिए जितना ऊर्जा पैदा कर दिए, ठीक है, अब एक्स्ट्रा है तो आप उसको इधर बेच दो, सरकार को बेच दो, मतलब वो आपसे ले लेती है एक्स्ट्रा, और उसके बदले में है ना आपको वो मतलब उसका श्रेय, बिजली का आपको श्रेय दे देता है, मतलब आपको पैसा दे दे या फिर हाँ वही होता है नेट मीटरिंग। मतलब नेट हो गया आपको। एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। मान लेते हैं कि आप जो सौर ऊर्जा अपने छत पर लगाएं, अब मान अपना घर का यूज़ नहीं करना, फिर भी मान लेते हैं पूरा ग्रिड को दे दिए, है ना। फिर आपको जो बिजली मिल रहा है ग्रिड से आके, तो आपने जितना इधर दिया है बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो आपका बिजली खर्चा इधर मैनेज हो जाएगा, और एक्स्ट्रा होगा उसका भी आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही पेचीदा सवाल था। मैजेंटा, देखो यार ऐसे होता है ना, यहाँ होता है लाल, यहाँ होता है हरा, यहाँ होता है नीला। ठीक है, तो लाल नीला के बीच में बनता है ना, ये बनता है मैजेंटा। यहाँ पर बनता है सियान जो भी बोलो, सियान। ठीक है, सियान बनता है। यहाँ पर तो बीच में सफ़ेद होता है, लेकिन अब तो देखो ये कहाँ गया, लाल और नीला, एक का 2 हो गया, एक का 2। देखो यार यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, और दूसरा है सियान भी पता है हरा नीला के बीच में होता है। कहाँ है हरा नीला, ये डी का हो गया बन, अरे यार यहाँ भी है ना, 2 जगह। और बी का टील क्या हुआ, टील, तो बी का तुम 3 मारो नहीं तो 4 मारो, बी का क्या मारोगे, टील यही होता है, नीला हरा सफ़ेद, नीला हरा, और यहाँ पर अगर सफ़ेद मिल के ना, नीला और हरा और सफ़ेद जब मिलाओगे तो उस कलर को टील बोलते हैं, टील। ये याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन से छाट भी नहीं पाओगे, ठीक ना, क्योंकि कहीं अगर गलती से, मैंने बात है 50-50 ही ले पाओगे। अगर गलती से तुमने ये चूज किया तो सही है, बी का ऑप्शन तुमने 3 चूज किया तो सही हो गया, है ना। अब मोहावे या फिर मोब जो है, ये नीला लाल सफ़ेद को, नीला लाल और सफ़ेद मिलेगा तो बनेगा, क्या बनेगा, मोब, मैजेंटा और मोब, इधर बनता है सफ़ेद मिला के, और इधर बनेगा टील, सफ़ेद मिला के, हरा नीला सफ़ेद मिला के टील बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर वही होगा, ये होगा। ठीक है, ये 41 नंबर क्वेश्चन।
ये जो टाइटैनिक जहाज़ था इसका ना टाइटन था, तो करेंट अफेयर का सवाल था। देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। देखो यार, स्टेलिटोज जो जानते हो, मैं जानता था, पहले से जानता था। स्टेलिटोज जो होते हैं ना, वो महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, ये मैं जानता था पहले से ही। तो अगर जानते हो पहले से तो इसको छाट लेते तुम आराम से। 42 बी का क्या है 4, बी का है 4। देखो यहाँ है 4, मैटर हो गया सोल्व। समझ गए। एक और है ये, एक अगर ये नहीं जानते हो तो ये जानते हो एविएटर्स। एविएटर्स क्या है, एक प्रकार का धूप का चश्मा। सी का है 2, सी का 2, खैर सी का 2 2 बार आ रहा है तो इसे तो छाट नहीं पाओगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था यार, ठीक ना। बहुत स्टेलिटोज बहुत जानते हैं, लड़कियां पहनती है, हाई हील्स का होता है, उसी को स्टेलिटोज बोलते हैं, ठीक है। तो चलो 42 नंबर का यही होगा आंसर। बाकी तुमको रट लेना है या पढ़ लेना है जो भी, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हाल ही में अपना हस्ताक्षर कहीं, ये एथेंस होगा। ये क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। और देखो ये इम्पोर्टेंट सवाल है यार, ठीक है। देखो रोलैंड गैरोस ट्रॉफी जो होता है ना, इसी को बोला जाता है फ्रेंच ओपन। समझे, याद कर लेना, आगे भविष्य में आएगा। कोई भी जैसे कि टीआरई का दे रहे हो या जिसका भी दे रहे हो, ठीक है ना। तो रोलैंड गैरोस ट्रॉफी उसी को बोलते हैं फ्रेंच ओपन, ठीक है। और एक है फ्लशिंग मीडोज, इसको बोलते हैं यूएस ओपन, ठीक है। तो इसमें बता रहा है जोड़े सही सुमेलित हैं, तो ये जोड़ा भी गलत हो गया और ये जोड़ा 1 भी गलत और 3 भी गलत। तो 1 भी गलत या 3 भी गलत, 3 भी गलत, मतलब ये सही होगा। 2 4 निकल गया। देखो तो भी याद कर लो इसका, वीनस रोज़ वाटर जो है ना, वीनस रोज़ वाटर डिश, ये इधर वीनस इधर विंबलडन, ठीक है। महिला के लिए रोज़ वाटर है, ठीक है। तो महिला के लिए रोज़ वाटर है, याद रख लो थोड़ा ये ढंग से। ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला, उसका नाम है अरखुस्ट मेमोरियल, डाफने अरखुस्ट मेमोरियल कप। ये मतलब इन नामों से ही जाना जाता है। मतलब लोग तो ज़्यादातर फ्रेंच ओपन ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका रोलैंड गैरोस ट्रॉफी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। ये सब भी करंट अफेयर के सवाल हटा दो, सब ये सब करंट अफेयर के सवाल हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल है, हाँ, रुदास बाला साहब करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन इसको हटा देते हैं। व्यावसायिक शिक्षा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट आगे भी रहेगा। व्यावसायिक शिक्षा उसमें ना अब दिया जाएगा, क्लास 6 के बाद से व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। ये सब 6 में जाएंगे तो आप चुन सकते हैं कि आप आगे बढ़ना है या यहीं से व्यावसायिक शिक्षा सीखना है। क्लास 6 के बाद से आगे बढ़ जाओ बाबू। ये तो एकटा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, हटा दो ये सब। अभी मतलब करंट का सवाल हटा दो यार फिलहाल। लिस्बन घोषणा महासागर से रही थी, इसमें करंट अफेयर का सवाल है दोस्त। देखो यार, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था भाई, घोड़ों के बारे में पता नहीं था सिंधु घाटी को। घोड़ा लेकर कौन आया था पता है ना, आर्यंस लोग आए थे। आर्यन कौन थे, ऋग्वैदिक काल वाले लोग, उनको घोड़ा के बारे में पता था। तो इनको नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। हालांकि घोड़े का मतलब कहीं कहीं आपको मैंने वहाँ पर अस्थि पंजर मिला है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि वो सिंधु घाटी के लोग ही इस्तेमाल करते थे। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है।
यूनेस्को में तो भाई कुतुब मीनार को यूनेस्को में है, लाल किला को भी है, इंडिया गेट को नहीं है, ठीक है। भारतीय कहा कि ये सब ज़्यादा पुराना है ना। कुतुब मीनार कौन बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया। लाल किला कौन? लाल किला भी बनाया इसमें शाहजहाँ। तो ये सब पुराना, काफ़ी पुराना हो गया ना। इंडिया गेट तो अभी अंग्रेज लोग अभी हाल में बनाया है, तो अभी इतना जल्दी उसको कहाँ से दर्जा मिलेगा? थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत अवधारणा कहाँ से मिला है? आयरलैंड से। सब जानता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना इसमें। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बनता है? पूर्ण राज्य बनता है 75 में, ठीक है। और उसके पहले सहराज्य था। सहराज्य कब था? 74 में। सहराज्य 74 में, ये सबको पता है। 35वां और 36वां संविधान। कौन सी मुद्रा सबसे महंगी होती है? भाई ये महंगा होता है पाउंड का स्टर्लिंग। यूएस डॉलर मत मार लेना, ये भी कई लोगों को पता होता है। ये बिहार से भी करंट अफेयर का सवाल है। 2040 तक है ना, कार्बन उत्सर्जन के प्रदूषण मुक्त बनना चाह रहा है बिहार 2040 तक। इसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए शायद डिलीट कर दिया गया था। देखो स्तूप है, चैत्य है, बिहार, इनका निर्माण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में। भाई बौद्ध धर्म में स्तूप होते हैं, चैत्य होते हैं और बौद्ध विहार होते हैं, ठीक है। इसी के नाम पर बिहार का नाम पड़ा था, ठीक है, बौद्ध विहार के कारण ही। एक बात और है कि जो स्तूप है, स्तूप का मतलब तो ये ना ऋग्वैदिक, मतलब ऋग्वेद से ही लिया गया था। बौद्ध लोगों ने ऋग्वेद से ही उठाया था स्तूप को, ठीक है। इस छतरी होता है इसमें पर, तो इसका मतलब होता है थूहा होता है यार, थूहा मतलब स्तूप होता है। यही बाद में विकसित होते हुए, ये पहले छोटा सा मतलब छोटा सा ढेर होता था, इसमें अंदर अस्थि रख के दफना देता था और उसको ऐसे मतलब प्रतीक से थोड़ा सा ऊंचा बना देता था। ये मिट्टी का बहुत छोटा था, थूहा इसको बोलते थे। यही बाद में विकसित होकर ये बनता है, स्तूप बनता है। तो ये बता दिए। सूजनी क्या है? सूजनी कड़ाही है, सूजनी कड़ाही बिहार में फेमस है, सबको पता होगा। अब देखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बताओ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बांका में है, भागलपुर में है जी, भागलपुर हो जाएगा। पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम, गोपाल बनाया था, ये बनाया था वो क्या नाम है, भूल ना जाए यार। तो ये गलत है, गोपाल ने नहीं बनाया था यार, ठीक है, भूल गए, थोड़ा सा दिमाग अचानक से काम नहीं कर रहा है। बौद्ध धर्म का वज्रयान, तो पहले मिला लो ना, 1 गलत हो गया। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है? ठीक है, तो 1 भी गलत है, 2 गलत है, एक ही साथ तो आ गया, तो ये हो जाएगा। ये करा ऊपर में से कोई नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब यही दोनों हो जाएगा और आंसर को चेक करने की ज़रूरत नहीं। बौद्ध धर्म का वज्रयान, यहाँ पर वज्रयान का ही शिक्षा दिया जाता था। और खगोल उगोल ये सब का भी, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, ऐसे भी विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखो बाबर, देखो इस हटा ये सब, देखो बाबर जो आगमन, देखो ये आईएएस का सवाल था। आईएएस में ऑलरेडी पहले पूछ चुका है ये क्वेश्चन, आईएएस के प्रीवियस ईयर का सवाल था, सीधे वहाँ से उठा दिया गया। तो अगर आप लोग तैयारी वारी करना चाह रहे हैं तो उसका भी प्रीवियस ईयर कभी कभी देख लो, ठीक है। अगर ठीक है, तो देखो यार ये क्या है, भारत में बाबर का आगमन, बाबर आता है तो क्या क्या लेकर आता है? ये कह रहा उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन। भाई ये गलत है, ठीक है। बाबर बारूद लेकर नहीं आता, बाबर आता है तोप लेकर, बाबर तोप लेकर आता है और वही हराता है। टेक्नोलॉजी के, नया टेक्नोलॉजी आता है और एंशिएंट का सारे मतलब पहले का जो शासक थे वो हार जाते हैं, ठीक है। तो वो तोप लेकर आया था। तो यह पहला तो ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन जब गलत हुआ ना, बारूद वाला, बारूद पहले भी जब से तालीकोटा का युद्ध होता है ना, राक्षस तंगड़ी जिसको युद्ध बोलते हैं, बीजापुर गोलकुंडा मिलके इसके खिलाफ लड़ता है, क्या इसका नाम है, विजयनगर साम्राज्य। उसी युद्ध में बारूद का प्रयोग हो चुका था
समझ रहे हो ना। तो बाबर नहीं लाया था। बस यही सवाल का आंसर यहीं से छट जाता है अगर आपको यही पता है तो, ठीक है ना। तो ये हो गया गलत। जैसे ही 1 गलत हुआ, ख़त्म ख़त्म और सब ख़त्म, सीधे आंसर निकल के आया 3 और 4। 3 और 4 यही है। कह रहा है प्रदेश में, अगर आपको ये भी, अगर नहीं कहाँ गया, देखो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, तो ये तो बाबर आता है तोप ही लेकर आता है, उसको बोलते हैं तोप सजाने की रूमी विधि। ये जो रूमी विधि का जो तोप सजाने का था ना, वही उसके विजय का कारण बनता है ना। ये भी उसने किसी और से सीखा था जिससे बार बार वो हार रहा था। ठीक है। और तैमूरिद, तैमूरिद वंश वही है, तैमूर था ये तैमूर का, बाबर क्या था, तैमूर का, और इधर तैमूर लंगड़ा के ख़ानदान से, तैमूर लंग जिसको बोलते हैं, तैमूर लंगड़ा, तैमूर लंग, और इधर से मंगोल नाना की तरफ से तैमूर था बाप की तरफ से। ये दोनों मिलके तैमूरिद और राजवंश की स्थापना होती है। ठीक है। मंगोल थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मंगोल थोड़ा सा ना, मंगोल ज़्यादा ही मतलब ख़तरनाक थे, तो उसको भुलाने के लिए तैमूरिद डायनेस्टी की स्थापना करता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो यार, बाबुल मक्का, मक्का का द्वार मुग़ल काल के दौरान किसको कहा था, सूरत को कहा जाता है दोस्त। मक्का का द्वार मतलब देखो, जो अकबर था ना, अकबर जब अकबर को जब मक्का जाना होता था, इधर सऊदी अरब के साइड है ना, तो ये सूरत से ही अपना जहाज़ पकड़ता था, तो इसीलिए इसको बोलते थे मक्का का द्वार। ठीक है। अकबर जब जाता था ना, तो यहाँ पर जो उसमें पुर्तगाली आ चुके थे, पुर्तगाली अकबर से भी यहाँ कारताज होता था, कारताज जो टैक्स होता है ना, ये वाटर पे, पानी पर, ब्लू वाटर पॉलिसी से लाया था, तो कारताज इससे अकबर से भी वसूला था, और अकबर ने उसको आराम से दिया था, बिना किसी सोचा कि नहीं इनका शासन है, पानी पर चलो दे देते हैं, काट्स दिया था। सोच लो, उतना बड़ा शहंशाह। अष्टप्रधान मंत्री परिषद, देखो अष्टप्रधान मराठा में थे भाई, और विजयनगर प्रशासन में क्या थे, अष्टदिग्गज। ठीक है, इतना तो याद होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। बोधिसत्व पानी, जो पेंटिंग है ना, फेमस पेंटिंग है, ये अजंता में ही है। ठीक है भाई, एकदम याद कर लो, और कुछ नहीं। अब देखो, फाहियान एक चीनी यात्री था, फाहियान ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसमें क्या लिख रहा है, हर्ष के शासनकाल में, तो ये गलत है। और यहाँ क्या है, ह्वेनसोंग, और देखो हर्ष से ह्वेनसोंग हुआ, और ये ह्वेनसोंग हर्ष के समय में आता है, और ये जो फाहियान है ये आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये ऑप्शन को ना उलट दिया था, तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, चरक क्या थे, चरक थे चिकित्सा से रिलेटेड। ठीक है। 12 मिहिर इनका नाम ही पड़ता है, ये ज्योतिषाचार्य थे। 12 मतलब होता है 12 नक्षत्र ग्रह ये सब है ना, इसीलिए इनका नाम पड़ा था 12 मिहिर। ठीक है। तो वो ज्योतिषाचार्य थे। विशाख दत्त तो सब जानता है ना भाई, नाटककार थे, मुद्रा राक्षस लिखा है इन्होंने, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं। इतना भी अगर पता नहीं कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस लिखे हैं, तो भैया अभी आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, खास करके NCERT या फिर कोई भी, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ताकि ऐसा ही नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं बता दिए कि विशाख दत्त कोई खास एक टीचर का बुक में ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बुक में मिल जाता है, ओल्ड न्यू फलना चिलना ढिमकाना सब में मिलता है। ठीक ना। तो ये मत कहना कि कौन बुक पढ़ लें कि कौन बुक ना पढ़ें, वो पूछ लेना, बता देंगे। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज मनाता था, यही बलबन अपने आप को ना अफरासियाब का वंशज मानता था। ठीक है। फारस कहाँ है, ईरान में। तो वहीं वहाँ का जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा शासक था, मतलब देवताओं के समान ही माना जाता था, अफरासियाब बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा था। तो अफरासियाब का वंशज अपने आप को सियाब का वंशज मानता था खुद को।
तो इसलिए वो ना नवरोज़, फारसी का जो त्यौहार था ना नवरोज़, ये सबको वो अपने यहाँ मनाता था, है ना। और भी बहुत सारा प्रथा था, जैसे राजा का पाँव चूमना, है ना, उसको सिजदा बोलते हैं, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब सलामी देना झुक के दम राजा को, और पैबोस मतलब उनके पाँव को चूमना, मतलब राजा को मानता था कि राजा दम ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, जिल्ले इलाह होता है, जिल्ले इलाही। तो बलबन देखो, नाथपंथी, सिद्धो और योगी, है ना, योगी आदित्यनाथ ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बना? ऑब्वियसली योगी ये सब लोग कहाँ थे? उत्तर भारत में, ठीक है। नाथपंथी, योगी आदित्यनाथ, ये सब जो हैं वो भी नाथपंथी ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति धर्म को फैलाया। भाई मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें अपने मन से थोड़ा बहुत इधर उधर कनेक्ट करके आंसर तक पहुंच जाना होता है। देखो वुड्स के 1854 के वुड्स डिस्पैच इसको बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच इसको बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जानते हो क्या होता है? एक फरमान होता है, बड़ा रूल होता है। ये शब्द आया था लंदन, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में पहली बार मैग्ना कार्टा जारी हुआ था, संसद को शक्ति दिया गया था राजा के तरफ से। मैग्ना कार्टा, उसमें ये सब शक्ति उसमें लिखा हुआ था, है ना। तो इसलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जो 1854 में आया था। तो इसमें जानते हो क्या, देखो क्या क्या किया था इसने? उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी, वुड्स डिस्पैच बोलता है कि जो है ना, मतलब कि निम्न या प्राथमिक स्तर पे ना अपने मातृभाषा में आप पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा करो, मतलब अच्छा नियम उसमें था, है ना। और जब उच्च शिक्षा पढ़ना हो तो वहाँ पे आप, है ना, अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करो, बच्चों को मैंने पढ़वाओ। महिला शिक्षा पर भी उसने जोर दिया था और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। तो इसलिए इसको बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। एक बहुत बड़ा अच्छा इसमें मतलब नियम कानून बनाया गया था। मैथिली भाषा का विकास कहाँ हुआ था? भाई कर्नाट वंश, मिथिला का कर्नाट वंश है, ये सबको पता है, पता होना चाहिए, नहीं जान रहे हो तब। मतलब मिथिला भाषा का विकास कर्नाट वंश के अधीन हुआ था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी? पूछ रहा है, कहाँ है? राजगृह, पता है ना सबको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्नाकुलर मतलब होता है, मतलब स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, जैसे मराठी हो गया, बंगाली हो गया। इन भाषाओं में जब पेपर लिखे जाते, मतलब समाचार पत्र को निकाला जाता था, तो लॉर्ड लिटन ने उसको एक एक्ट ला दिया, वर्नाकुलर। बोला कि भाई वर्नाकुलर में ये लोग अपना मतलब ना स्वतंत्रता के लिए मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों को फैला रहे हैं, और हम लोग को वो भाषा थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो पता नहीं चल पाता है, और ये लोग अपना काम आसानी से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को फैला रहे हैं प्रेस के माध्यम से। बोला कि नहीं, अब अंग्रेजी में सब चेंज करो। तो वही है, लीटन ने लाया था, तो ये सही है। और इसको गैंगिंग अधिनियम बोला जाता है, ठीक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। इसको बोला जाता है गैंगिंग अधिनियम। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। हाँ, लीटन लाया था, रिपन हटा दिया था, ये भी तो सबको पता है। बहुत हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं ये वाला, सारा हो जाएगा। लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में देखो, ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन है। इसने कहा लॉर्ड मेयो को ना विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है। विकेंद्रीकरण, है ना, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार, प्रांतीय सरकार को, मतलब वही विकेंद्रीकरण हुआ था, प्रांतीय सरकार को भी कुछ सेवा प्रशासित करने का अधिकार देगा ना भाई, उसी को तो बोलते हैं। तो वही तो है। तो केंद्र में और प्रांत में वित्त को विभाजित किया गया, फाइनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिया गया। सेंटर में नहीं सब कुछ रहेगा, मतलब प्रांत पे भी रहेगा। मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, वही हुआ। जो असमानता था उसको बांट, डिसेंट्रलाइज करोगे
तो समानता कम होगी ना। इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान केंद्रित करता। एक मतलब मोटा मोटी वही बात है कि लॉर्ड मेयो अपने विकेंद्रीकरण के लिए जाना जाता है, ठीक ना। ये सब कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो नीति सार, इस पुस्तक का रचयिता है कामंदक। सारा बुक में कोई भी बुक उठा लो, है ना, उसका किताब वाला जो उसमें चले जाओगे तो कामंदक का जिक्र वहाँ लिखा ही रहेगा। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जब बुक वाला कॉलम में जाओगे ना मीडियावेल का तो उसमें मध्यकालीन भारत का, तो यही बुक का नाम है, ईश्वर दास नागर ने लिखा है। अब चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्णन थे। गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त शासक के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को बोला था कि मतलब वही इनसे मतलब उसने गुजारिश किया था कि गया में एक मंदिर बनवा दो, बौद्ध मंदिर। तो समुद्रगुप्त के समय में हुआ था। ये NCERT पुस्तक, रामशरण शर्मा, इन सब पुस्तक में बढ़िया से इसको लिखा गया है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग होता है? बंगाल विभाजन होता है ना, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, है ना। उसके बाद क्या होता है? बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है। और क्या होता है, उस रद्द करके क्या किया जाता है कि बंगाल से जो है ना राजधानी स्थानांतरित होता है। अब राजधानी बन जाती है दिल्ली। और एक काम और होता है उसमें कि बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया जाता है, और बंगाल से जो बंगाल और बिहार एक ही साथ जो जुड़ा हुआ था उसमें बिहार को भी अलग कर दिया जाता है। और 1912 में, है ना, 12 दिसंबर 1911 में ये घोषणा हुआ था, और 1912 में ये प्रभावित हो गया था। मतलब तो 1912 में हम लोग अलग हो गए थे, बिहार पहली बार बंगाल से अलग हो गया था। अब देखो यार, सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया जो झील है दुनिया की तीसरी बड़ी, गलत। दुनिया की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील है, समझ गया। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। हाँ, विक्टोरिया जो झील है अफ्रीका की महान झील में मानी जाती है। इसकी कुछ और देखो यार, कौन गलत है? पहला तो गलत हो गया ना, ये भी गलत और ये भी गलत। तो अब चेक कर लो कि दूसरा गलत है क्या। दूसरा तो सही है, तो इसका मतलब दूसरा सही है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो मतलब एक तो गलत है ही, तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि दूसरा तो सही है ना। तो सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, है ना। 1 भी गलत और 4 भी गलत। देखो हैं, हाँ 1 भी गलत और 3 भी गलत, बाकी 4 तो सही ही होगा। काहे कि देखो, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र जो धारा है ना वो नील नदी है। विक्टोरिया नदी है, यहीं से निकलती है नील नदी। फिर ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल 2 भाग में ऐसे बट जाती है, ठीक है। तो ये विक्टोरिया झील से ही ये नदी निकलती है, नील नदी, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी है। सोचो, झील से निकलता है और फिर ये वहाँ से रिफ्ट वैली से बहते हुए ये पूरे मतलब पूरे अफ्रीका को पहुँच जाती है, तक पहुँचाती है। और उधर मिस्र मतलब उधर पहुँचा देती है, मिस्र तक। इसलिए बोलते हैं, मिस्र को बोला जाता है नील नदी का वरदान, ऐसा ही कुछ। देखो यार, हीट वेव्स है ना, हीट वेव बोलते हैं मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म जो हवा चलती है ना, अपने आप इसके चपेट में आने पर आदमी का मृत्यु भी हो जाता है, इतना ज़्यादा कि ये गर्म हवा चलती है। तो इसमें क्या है कि यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। चलो, मैदानी इलाके।
यहाँ है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक हो जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। देखो ये गलत है, ठीक है। ये वाला मैदानी इलाका के लिए टेम्परेचर है 40। मैदानी इलाका में जब 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है ना तो हम बोलते हैं कि हीट वेव्स आ रहा है। और पहाड़ी इलाका पे है ना, पहाड़ी पर तो अपेक्षाकृत मतलब टेम्परेचर लो होता है पहाड़ी इलाका पे, तो वहाँ पर ना 30 ही डिग्री पर हीट वेव महसूस होने लगता है। 30 डिग्री पहुँचता है ना टेम्परेचर, तो वो मतलब मैदान के 40 डिग्री के बराबर मतलब हीट होता है। तो इसने अपने ऑप्शन को ना उलट दिया है, तो क्या होगा? अच्छा देखो, ना तो 1 ना तो 2 होगा। 83, ये भी मतलब आसानी है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? ये भी मतलब वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। अगर चाहो तो आपको